Good morning, students. I am Mrs. Veenu, Assistant Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Ara. So today we will study about clinical psychology and nature of clinical psychology. आज हम पढ़ने वाले हैं कि clinical psychology क्या होता है और clinical psychology का नेचर क्या होता है. क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में कहा जाता है नैदानिक मनोविज्ञान. नैदानिक मनोविज्ञान जो निदान की तरफ इशारा करता है, जिसमें हम निदान करते हैं. किसका निदान? कुछ इमोशनल, बिहेवियरल और मेंटल प्रॉब्लम्स, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका निदान किया जाता है, उनको डायग्नोज करके उनको ट्रीट किया जाता है. क्लिनिकल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच वी स्टडी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल, बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर. यानी कि कुछ मानसिक, व्यवहारिक और भावात्मक जो विकृतियाँ होती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी पहचान की जाती है और उनका उपचार किया जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में. क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको अप्लाइड ब्रांच कहा गया है साइकोलॉजी की. तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, इसके हिस्ट्री की तरफ, इसके इतिहास की तरफ, कि क्लिनिकल साइकोलॉजी को क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम से कैसे जाना जाने लगा. क्योंकि पहले समय में मेंटल डिसऑर्डर्स पहले समय में भी होते थे, लेकिन पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी एक अलग ब्रांच, एक अलग डिवीज़न नहीं था. क्लिनिकल साइकोलॉजी को पहले साइकोलॉजी के अंडर ही स्टडी किया जाता था. तो पहले पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में, एंशियंट टाइम में भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते थे, लेकिन उनको ट्रीट करने के लिए एक अलग मेथोडोलॉजी थी. उनका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस जो होता था वो एक अलग तरीके से होता था. जैसे कि पहले समय में हमारे वेद हुआ करते थे, 4 वेद अभी भी हैं, लेकिन पहले वेदों का के माध्यम से ही, जैसे ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन वेदों में कहा गया कि मानसिक रोगों का ट्रीटमेंट दिया हुआ है कि कैसे हम उन रोगों को डायग्नोज कर सकते हैं, मानसिक रोगों को, और कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं. जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद ने बताया कि जो ह्यूमन पर्सनालिटी है उसमें कुछ फिजिकल कंपोनेंट होते हैं और कुछ मेंटल कंपोनेंट होते हैं, कुछ मानसिक गुण होते हैं, कुछ मानसिक वर्च्यूज होते हैं, जिनको व्यक्ति जन्म से लेकर, मतलब बाय बर्थ उसमें वो होते हैं. जन्म लेता है तो वो उनको अपने साथ लेकर के जन्म लेता है. ये जो 4 फिजिकल कंपोनेंट है, ये हुए वात, पित्त, कफ और श्लेष्मा. अगर किसी व्यक्ति में ये चारों जो पित्त हैं, ये एक बैलेंस में रहते हैं, तो क्या होता है कि व्यक्ति को किसी भी तरीके का शारीरिक रोग नहीं होता है. और इसी तरीके से जो 3 मानसिक गुण बताए गए हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, अगर ये तीनों गुण, इनको भी व्यक्ति बाय बर्थ लेकर के धरती पर आता है, और अगर इन तीनों गुण में भी इक्विलिब्रियम बना रहता है, संतुलन बना रहता है, तो व्यक्ति को किसी तरीके की मेंटल डिजीज नहीं होती. लेकिन अगर इनमें इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, इनमें से 2 गुण, जैसे कि एक रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों गुण अगर किसी व्यक्ति में प्रधान हो जाते हैं तो व्यक्ति को मेंटल डिजीज हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. इन तीनों गुणों को डिफाइन किया गया है उसमें अथर्ववेद में इस तरीके से कि जो सतोगुण है, सतोगुण मीन्स सात्विक प्रवृत्ति वाला, जिसका मन जो है वो शुद्ध है. ये एक मेंटल प्योरिटी की तरफ इशारा करता है. मेंटल प्योरिटी, मेंटल हार्मनी, कि जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति उसे कहेंगे, जो व्यक्ति जो अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, मतलब दूसरों की भलाई करना, अच्छे समाज के, सोसाइटी के लिए अच्छे काम करना, किसी के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करना, कोई षड्यंत्र नहीं करना, शुद्ध और अच्छे काम. जैसे एक पर्सनालिटी हम लें, अगर अपने पुरानी अपने पुराने समय से, जैसे कि रामायण का आप ले सकते हैं. रामायण के जो पात्र थे श्री रामचंद्र जी, उनके अंदर सतोगुण प्रधान था, सात्विक प्रवृत्ति के थे वो. इसलिए वो जो है अपने पूरे साम्राज्य की, देश की, लोगों की भलाई के लिए वो वन में गए, जाकर के उन्होंने राक्षसों को मारा, पिता की आज्ञा का पालन किया. तो मतलब सात्विक प्रवृत्ति का उनमें सतोगुण प्रधान था. और जो रजोगुण है, रजोगुण प्रधान कहा जाता है उस व्यक्ति को जिसमें डोमिनेंस का गुण होता है, जिसमें डायनामिज्म का गुण होता है, जो वर्क ओरिएंटेड होते हैं,
उनको रजोगुणी कहा जाता है। तमोगुण जो होता है वो सबसे लोअर क्वालिटी का गुण माना गया है। इसमें ऐसी जैसे कि एंगर हुआ, ईर्ष्या हुआ, इस तरीके की टेंडेंसी होती है जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहने वाली, बेकार चाहने वाली, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाली, ऐसी टेंडेंसीज होती हैं। तो इन्होंने बताया जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद में ये वर्णन किया गया है कि जिन व्यक्तियों में ये इनमें से तमोगुण और रजोगुण प्रधान होता है उनको मेंटल डिजीज हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। और उनको ट्रीटमेंट करने का तरीका भी अथर्ववेद में बताया गया कि साधारण से गंभीर तक जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। उसके 2 सिस्टम बताए, एक अथर्वनिक सिस्टम, दूसरा कौशिक सिस्टम। अथर्वनिक सिस्टम में आता है कि मंत्रोच्चारण के द्वारा, दिव्य हवन के द्वारा, तप के द्वारा, बलिदान के द्वारा, परसुएशन के द्वारा और डिसेंसिटाइजेशन के द्वारा व्यक्ति के मेंटल डिजीज को दूर किया जाता था। और कौशिक सिस्टम में योगा का सहारा लिया जाता था, ध्यान, समाधि, शांति पर बल दिया जाता था। योगा में हठ योग, मंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, लय योग, इनके द्वारा क्या किया जाता था कि उसके व्यक्तित्व को शुद्ध करने की कोशिश की जाती थी। जैसे ज्ञान योग है, ज्ञान योग से व्यक्ति का कॉग्निशन डेवलप किया जाता था। भक्ति योग से उसके जो है भावात्मकता उसके अंदर डेवलप की जाती थी। कर्म योग, उसको अपने कर्तव्य और कर्मों का ज्ञान कराया जाता था। तो पहले समय में क्लिनिकल साइकोलॉजी को ऐसे कोई नहीं जानता था कि नैदानिक मनोविज्ञान है, लेकिन उस समय पर भी मेंटल डिजीज होती थी और उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 19th सेंचुरी के मतलब प्रारंभ से मिडल हाफ में आकर के ऐसा होने लगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी को थोड़ी थोड़ी पहचान मिली, क्लिनिकल साइकोलॉजी को थोड़ा थोड़ा जाना जाने लगा। और 1919 में APA ने, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने क्लिनिकल साइकोलॉजी को एक अलग सेक्शन, एक अलग डिवीजन का नाम दिया, डिवीजन 12 का नाम इसको दे दिया। और APA ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनिंग कमेटी का भी गठन किया, एक ट्रेनिंग कमेटी बनाई जो कि उन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग देती थी, उनको ट्रेन करती थी कि किस तरीके से जो व्यक्ति है उनको ट्रीटमेंट किया जा सके। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत सा रक्तपात हुआ, बहुत से लोग डेड हो गए, मर गए, तो उस समय पर बहुत से लोगों में कई तरीके की डिसऑर्डर्स डेवलप हुए, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेशन, OCD। तो उनको ट्रीट करने के लिए बल्क में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की नीड हुई और उस समय क्लिनिकल साइकोलॉजी को थोड़ी थोड़ी पहचान मिली। 1970 तक आते आते क्लिनिकल साइकोलॉजी को एज अ प्रोफेशन और एकेडमिक फील्ड में पहचान मिली। 1896 में लाइटनर विटनर ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में अपना पहला क्लिनिक खोला, जिसमें कि जो कि उन्होंने लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए खोला था, जिसमें वो उन बच्चों को ट्रीटमेंट करते थे जिनको अपनी पढ़ाई में, एकेडमिक में लर्निंग डिसेबिलिटी होती थी। लाइटनर विटनर का बड़ा रोल रहा साइकोलॉजी को, क्लिनिकल साइकोलॉजी को एज अ प्रोफेशन डेवलप करने में। तो ये जो था क्लिनिकल साइकोलॉजी का, जो ये थोड़ा सा हमने हिस्ट्री पढ़ा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी को पहले समय में जो है पहचान नहीं मिली थी, लेकिन धीरे धीरे 20वीं शताब्दी तक आते आते क्लिनिकल साइकोलॉजी को काफ़ी जाना जाने लगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जितने भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी उनको क्लासिफाई करती है। क्लासिफाई करना मतलब अलग अलग कैटेगरी में उनको निर्धारित करना, उनका पता लगाना और जो थेरेपी, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, वो किस हद तक इस बीमारी पर काम करेगा, उसको प्रोग्नोसिस कहा जाता है। क्लासिफिकेशन मीन्स जैसे कि वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स है, उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना, जैसे कि लक्षणों के आधार पर ये डायग्नोज करना, ये पता लगाना कि ये जो लक्षण हैं ये किस बीमारी के हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिया के हैं या पैरानोइया के हैं। तो जब ये डायग्नोज हो जाएगा तो हम उसको अलग कैटेगराइज कर देंगे कि ये पैरानोइया का पेशेंट है, ये स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। फिर उसको हम उसी तरीके की थेरेपी, उसी तरीके के ट्रीटमेंट देंगे, जिस तरीके की डिजीज होगी उसी तरह का उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी।
अब नेक्स्ट एक साइकोलॉजिस्ट हुए सिकारेली एवं मेयर। सिकारेली एवं मेयर ने 2006 में क्लिनिकल साइकोलॉजी को डिफाइन किया। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द एरिया ऑफ साइकोलॉजी इन विच द साइकोलॉजिस्ट डायग्नोज एंड ट्रीट पीपल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट मे रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। इस तरीके से क्लिनिकल साइकोलॉजी को बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया और बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है, क्या अध्ययन करती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम रिसर्च भी करते हैं, टीचिंग भी कराई जाती है, और इमोशनल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और बिहेवियरल जो माल अडेप्टेशन है उसको समझने की कोशिश की जाती है, और उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है इन पर भी ध्यान दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के नेचर के बारे में। तो नेचर का मतलब कि ये इसकी क्या इसका स्वरूप है। इसके स्वरूप की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की एक अप्लाइड ब्रांच है। अप्लाइड ब्रांच मीन्स कि इसमें जो हमने स्टडी किया, जो हमने पढ़ा, उसको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशन भी उसको हम अपना सकते हैं। सेकेंड वन इज इट फोकसेस ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। इसमें व्यक्ति को होने वाली तरह तरह की इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है। इन प्रॉब्लम्स में हो सकता है व्यक्ति को कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, व्यक्ति को कोई मैरिटल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ड्रग एडिक्शन हो सकता है, क्रिमिनल बिहेवियर हो सकता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है, वो अध्ययन करती है और उनको ट्रीटमेंट पर भी बल डालती है उनके, कि इनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। थर्ड वन इज टू स्टडी इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। इट फोकसेस ऑन पर्सनालिटी डायनेमिक्स। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो पर्सनालिटी डायनेमिक्स का भी स्टडी करती है, ये देखने के लिए कि व्यक्ति में ये इमोशनल या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं उसमें व्यक्ति की पर्सनालिटी का क्या रोल है, उसके व्यक्तित्व का कौन सा पार्ट है जो इनमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसको भी क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टडी करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अलोंग विद कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, क्लिनिकल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एस्पेक्ट एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक स्तर के साथ साथ जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो व्यक्ति के बौद्धिक और उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर भी विचार विमर्श करती है, उसका आईक्यू लेवल पर भी, और उसके मनोवैज्ञानिक पहलू कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं डेवलप होती हैं। तो इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो नेचर है वो अप्लाइड है और इसमें मानसिक रोगों का इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम का डायग्नोज किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी पर्सनालिटी डायनेमिक्स को भी निग्लेक्ट नहीं करती है, पर्सनालिटी डायनेमिक को भी स्टडी करके और जो मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल डिजीज होते हैं उनको ट्रीट करती है। सो ये हुआ आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी, नेचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है और इसका नेचर क्या है। थैंक यू।